तो सबसे पहले किसी भी एक्ट में, मैंने बताया यहाँ पे हम 3 एक्ट आने वाले हैं आप लोगों को, सॉरी दो। एक तो आईजीएसटी एक्ट है आपका, इस ये ना बहुत छोटा एक्ट, 20 सेक्शन ऑन आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, उसमें 11 12 सेक्शन, 14 तक पहुंच गए हैं। इसमें ना 20 सेक्शन है, और ये 20 सेक्शन ना सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट दोनों इनकॉर्पोरेट करते हैं, मतलब इसके सेक्शन इन्होंने ले लिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, जैसे कि हमारे पास 3 तरह के जीएसटी लगते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड आईजीएसटी। तो जो इसमें प्रोविजन है ना सीजीएसटी एक्ट में, सेम टू सेम एसजीएसटी एक्ट में। एसजीएसटी एक्ट क्या होता है? स्टेट जीएसटी। जितने स्टेट है और जितने यूनियन टेरिटरी है उतने ही एक्ट है, 35 एक्ट्स, बट बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। यहाँ पे सेंटर की जगह फिर हरियाणा हो जाएगा, बिहार राज्य में बिहार हो जाएगा, मुंबई में महाराष्ट्र हो जाएगा, कोलकाता में कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता जीएसटी की जीएसटी लिखा जाएगा। ठीक है, कोलकाता। हाँ, जैसे हरियाणा में एचजीएसटी लिख देते हैं कई बार, हरियाणा जीएसटी, उसी को स्टेट जीएसटी कहते हैं ना। तो ये वाला जो सेक्शन है आपके, ये वाले जो है अल्टीमेटली सीजीएसटी है, कॉपी पेस्ट है। तो हम इसके 60 सेक्शन पढ़ने वाले हैं, और ये हम आईजीएसटी भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो सेक्शन 1 2 3 4 5 सेम एज सीजीएसटी एक्ट है। 1 2 और 9, ये 1 2 3 4 के बाद इसका 9, उसका 9 और इसका 5 सेम है। ठीक है, पहला सेक्शन आपका कहता है इंडिया। व्हाट इज इंडिया? ये लॉ पढ़ रहे हो आप, कानून। ठीक है, तो किसी भी लॉ और किसी भी कानून में पहला सेक्शन क्या होता है कि ये कहां तक अप्लीकेबल है। ठीक है, तो अब ये देखिए, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट, ये ऑलरेडी मैंने सीरीज टेक में पढ़ा दिया है, बट स्टिल आप लोग कुछ नए बच्चे हो तो उसके लिए मैं पढ़ा देता हूँ। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट बुक में गया, दिख रहा है बुक में ना आप लोगों को। तो सबसे पहले, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। इट एक्सटेंड टू होल इंडिया, स्टार मार्क है देखो, स्टार डैश 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 1। इसका मतलब क्या है देखो, ओमिट किया इन्होंने, यहाँ पे लिखा हो ना ओमिटेड, नीचे देखो यहाँ पे, omitted except the state of Jammu and Kashmir by the Integrated Goods and Service Tax Act brought force होगा 8 जुलाई 2017 को। ये लाइन डिलीट कर दी। पहले क्या हुआ करता था, इट शैल एक्सटेंड टू होल इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो उस वर्ड को डिलीट कर दिया। तो अगर बोला जाए तो 7 जुलाई 2017 तक वहां पे वैट था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जीएसटी हो गया, वन नेशन वन टैक्स। अब ये बोलता है ये कब आएगा, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट अपॉइंट, provided that different dates may be appointed for the different provisions of this act, and any reference in any such provisions to the commencement of this act shall be constituted as a references to the coming into force of that provision। इसकी कहानी 2 बार पढ़ लो, मैं एक बार में बोलूंगा फिर समझ में आ जाए। ये सिंपल वर्ड में ये कह रहा है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी किसमें, ऑफिशियल गजट में, तब से ये अप्लीकेबल हो जाएगा। आप बोलोगे ऑफिशियल गजट क्या होता है? ऑफिशियल गजट में जैसे अखबार होता है ना, अखबार में एक पेज आता है, बहुत बढ़िया से लिखा हुआ ऑफिशियल गजट, और हमारे अशोकों का चित्र बना होता है जिसमें 3 शेर होते हैं, 3 शेर वाले, 3 शेर वाले। तो एक जस्ट लाइक वो होता है ऑफिशियल गजट। ठीक है, तो कोई भी चीज को अप्लीकेबल करने के लिए आपको 2 न्यूज़पेपर में ऑफिशियल गजट निकालना होता है। ठीक है, तो ये 30 जून को निकल गया होगा, और एक 1 जुलाई को निकल गया होगा कि हमें 1 जुलाई से अप्लीकेबल हो रखा है। ठीक है, इन्होंने बोला कि हर एक स्टेट में अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक स्टेट को पहले पावर दिया गया था कि कौन से स्टेट में कब ये अप्लीकेबल होगा। डिपेंड करता था कौन कौन से स्टेट इसको ऑप्ट करेंगे, कौन कौन से स्टेट ऑप्ट नहीं करेंगे। बट 1 जुलाई 2017 से सारे स्टेट्स ने अप्लीकेबल कर दिया। कोई दिक्कत है यहां तक? सिंपल सेक्शन। सेक्शन नंबर 2 क्या कहता है? आपको यहां तक कुछ पूछना है तो बताइए, एनी डाउट यहां तक? अब मैं आपसे पूछूं इंडिया क्या होता है, बता सकता है कोई? गुड।
और इंडिया मीन्स एज पर आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इंडिया जब पढ़ोगे आप डेफिनेशन, तो इंडिया में ये रेफर करेंगे, इंडिया मीन्स एज पर आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जो आर्टिकल 1 में है वो मेरा इंडिया है। अब बोलते हैं संविधान में आर्टिकल 1 में कौन कौन सा है, तो उन्होंने बोला है ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, फ्रॉम कन्याकुमारी टू जम्मू एंड कश्मीर, एंड इधर हमारे गुजरात और राजस्थान टू उधर मेघालय मिजोरम, जो हमारा सारा स्टेट्स है वो। अपार्ट फ्रॉम, कोई बता सकता है और क्या लेते हैं इसमें? एनीवन? गुड। समुद्र के अंदर अप टू 12 नॉटिक माइल तक, उसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। समुद्र के अंदर थोड़ा सा जहाँ पे सीवीड जहां तक होता है ना, मतलब समुद्र के अंदर रखोगे तो जहां से वो बोलते हैं ना रेत वेत से 12 नॉटिक माइल तक, उसको बोला जाता है टेरिटोरियल वाटर। क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल वाटर। और उसके बाद वहां से 200 नॉटिक माइल तक बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मतलब समुद्र तल से 200 नॉटिक माइल तक हमारा इंडिया है। ठीक है, और फिर इन सब के ऊपर हवा में इंडिया है। तो अगर आप चलते हुए एरोप्लेन में सामान बेच रहे हो, दैट इज ऑल्सो जीएसटी। ठीक है, अगर आप समुद्र के अंदर बोट पे, जो क्या बोलते हैं, नाव बोलते हैं, उसके अंदर सामान बेचा जा रहा है और वो 200 नॉटिक माइल एंड 12 नॉटिक माइल के अंदर है, तो दैट इज ऑल्सो जीएसटी। ठीक है, समझ में आया? अब किसी ने क्वेश्चन पूछा था, जैसे आरुषि ने पूछा था कि मेरे रिलेटिव शायद बाहर है दुबई वगैरह में, तो वहां पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, या मैंने आज कुछ सामान परचेज किया तो जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? तो जीएसटी परचेज करने में आरसीएम लगता है, तो वो हमारे तो इंडिया में जीएसटी लगता है ना भाई, बाहर तो नहीं लगता ना। यूके यूएस उनमें अपना इनडायरेक्ट टैक्स लगता है उनका। इनडायरेक्ट टैक्स का नाम कुछ भी हो सकता है, सेल्स टैक्स, वैट। इनडायरेक्ट टैक्स का नाम कुछ भी हो सकता है, सेल्स टैक्स, वैट, ठीक है, एक्साइज। बट यहाँ पे अभी क्या है? जीएसटी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? कुछ पूछना है आप लोगों को? इंडिया मतलब होता है एज आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको जस्ट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कई बार होता है ना, लोग सवाल पूछते हैं कि सर बाहर से लेके आए हैं तो क्या होगा, बाहर नहीं है इंडिया। ठीक है, और आपको आगे एक और चीज बताऊंगा, इंडिया में होते हुए वो इंडिया नहीं है एज पर जीएसटी एक्ट। आप लोगों ने कभी नाम सुना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन? क्या होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन? मीन्स होता है कि जब कई बार गांव शहर को डेवलप करना होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि इस एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दो। उससे फायदा पता है क्या होता है, कि वहां पे जितने भी लोग होते हैं या जितने भी लोग बिजनेस लगाएंगे, तो फॉर ए सर्टेन पीरियड के लिए उनको टैक्स नहीं देना होगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए उस वहां पे टैक्स नहीं देने होंगे। एसीजेड जिसे बोला जाता है, आगे पढ़ाऊंगा एसीजेड क्या होता है। एसीजेड एरिया, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये इंडिया में होने के बावजूद भी एज पर जीएसटी एक्ट ये इंडिया नहीं होता। जैसे गुड़गांव, 2004 में हम जाते हैं तो वहां पे फार्मर्स के खाली जमीन थे, और आज देख लो कि ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बना हुआ है वहां पे। तो पहले उसको 10 साल तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रखा गया, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रखने से क्या हुआ, बड़ी बड़ी कंपनी आई, अपना वहां पे बिजनेस रखा, 10 साल तक जो जो प्रॉफिट कमाया उससे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया। होगा। ठीक है, तो अब ये फायदा होता है। अब देखो आज फैक्ट्री लगी है वहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन की वजह से, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, और शहर क्या पता नहीं कौन सी शहर बस गई यहाँ पे। गुड़गांव के नियरेस्ट देखते हो तो वो तो लगता नहीं कि इंडिया का पार्ट है, इतना बढ़िया लगता है देख करके। आप कभी जाना घूमने संडे वाले दिन और शाम के टाइम जाना, 5 से 8 9 के बीच में, फिर देखना वहां की लाइटिंग, वहां के जो क्लीनेस है, गाड़ियां आती जाती है, बिल्डिंग्स की जो लाइटिंग है। और साइबर हब में तो फिल्म की शूटिंग भी हुई है। देखा है किसी ने? फिल्मों में इंटरेस्ट है किसी का? नहीं, देखने लगा, लेकिन फिल्म की शूटिंग हुई है ना अभी रिसेंटली, तो वहां पे फिल्म स्टार भी आते रहते हैं। बट उन्होंने उसको यही फायदा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया। रिसेंट में अभी उन्होंने बादशाहपुर
गुड़गांव से 15-20 किलोमीटर आगे राजीव चौक से जब लेफ्ट लेते हैं तो बादशाहपुर की तरफ, तो बादशाहपुर एरिया को उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया। उससे क्या फायदा हुआ, यहाँ की कंपनियां वहां शिफ्ट हो गई, अब वो वाला एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी जो होगी ना, उसको अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, अलग अलग स्लैब रेट्स है सारी कंपनियों को, उतने साल तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जिस कंपनी का मान लो 1,000 करोड़ का टर्नओवर है और जिसका प्रॉफिट 200-300 करोड़ होगा और टैक्सेस ही हो रही हो, अगर 100-200 करोड़ रुपए होंगे, तो एटलीस्ट वो तो अगले 5 साल तक बचा लेगा ना। अब मान लो फिर से वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं होगा, अपना सेटअप उठाएंगे, फिर कहीं और पहुंचे, क्योंकि वो ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे एम्प्लॉयमेंट बहुत सस्ती करना होता है उनको। अब गांव में फैक्ट्री लगाओगे, एम्प्लॉयमेंट तो सस्ती मिलेगी ना, एक तो टैक्स फ्री, ऊपर से एम्प्लॉयमेंट। तो इंडिया में एज पर जीएसटी आपको ऐसी जगह भी दिखाऊंगा जो इंडिया में है, बट एज पर जीएसटी वो इंडिया नहीं है। अगर आप उस बंदे को सामान बेचोगे तो वो कहला जाएगा कि आपने एक्सपोर्ट किया है, इंडिया से बाहर बेचा है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, फर्दर अगर उससे परचेज करोगे तो फिर इंपोर्ट टैक्स लगेगा, ये भी ध्यान रखना। अब सेक्शन 2 पे आते हैं, दैट इज डेफिनेशन। सेक्शन 2, अब पूछना है यहां तक, मैं रुकूं या आगे चलूं, कुछ पूछना है? सीजीएसटी का भी सेम सेक्शन है, सेक्शन 1। देखिए अब आता है सेक्शन 2, डेफिनेशन। डेफिनेशन तो हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं हमेशा रिलेवेंट डेफिनेशन ही पढ़ाता हूँ जो जरूरत होगी। तो एज सच अभी इसमें देखो, जैसे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, सेंट्रल टैक्स कंटिन्यूअस जर्नी। जब कंटिन्यूअस जर्नी जब पढ़ाऊंगा मैं, सेक्शन 12 पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि कंटिन्यूअस जर्नी क्या होता है। ठीक है, अगले पेजेस में आएंगे तो आपको जैसे जैसे, अगर आपको कभी लॉ पढ़ रहे हो और कुछ शब्द का मीनिंग ना पता चले तो आप सेक्शन 2 में आओ। ठीक है, और वहां पे आके देखो इन्होंने डिफाइन किया है गवर्नमेंट मींस क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी बताया है, अगले पेज पे देखोगे आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी बताया है, इंटरमीडियरी क्या होता है ये भी बताया है। 15वें नंबर पे देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस बताया है। 16वें पे देखो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट बताया है। तो इन सब की डेफिनेशन जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम वो वैसे वैसे पढ़ने वाले हैं। देखो अभी जिसकी बात कर रहे थे आ गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन shall have the same meaning as assigned to the clause 2Z of section 2 of स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट। नहीं नहीं आगे चलो, आप पेज एक खाली रखता हूं मैं हमेशा, उसको नोटिंग के लिए भेज दियो आपको बीच बीच में। अब देखो सेक्शन 3। सेक्शन 3 है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स। ये पता है सेक्शन 3, 4 क्या है और 5? 3 और 4 जस्ट ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स का है, तो हमारे लिए रिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेवेंस नहीं। आप एग्जाम देने नहीं जा रहे हो जहां से 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यू आर गोइंग फॉर प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है, बट ये दोनों सेक्शन वैसे बता देता हूँ। इन्होंने बोला अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स और बोला ऑथोराइजेशन ऑफिसर और स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स एज ए प्रॉपर ऑफिसर इन द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। पहले बोला है कि जितनी जरूरत होगी उतने ऑफिसर्स को हम अपॉइंट करेंगे, और दूसरा बोला गया है कि जब इनकी मर्जी होगी तब स्टेट ऑफिसर को बोल देंगे सेंटर वाला काम कर लो, और सेंटर वाला को बोल देंगे स्टेट वाला भी काम कर लो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अगर मान लो, मैंने वही एग्जांपल दिया था कि जैसे सोनीपत वाले एरिया में हमारा केस लगा था, तो हम गए अपना रिफंड अप्लाई किया, तो वो कह रहे हैं कि इसका सेंटर का ऑफिस रोहतक में है। रोहतक वाले कह रहे हैं उसका ऑफिस वहां सोनीपत में ही है। सोनीपत में 2 ऑफिस था, सेंटर और स्टेट अलग अलग। तो वो डिपेंड करता है कि जिस काम के अकॉर्डिंग, अगर मान लो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, तो वो अपने अकॉर्डिंग आपको, गवर्नमेंट के वाले को होता है ना कि आज हमें यहाँ पे काम पे भेज दिया, आज इस ड्यूटी पे भेज दिया, ड्यूटी पे भेज दिया, सुनते ही होगे। तो यही होता है कि अगर गवर्नमेंट आप एम्प्लॉय हो तो आपको आपकी जॉब को रोटेट करते रहते हैं। तो इसमें भी यही है कि अगर गुड्स एंड सर्विस टैक्स में अगर स्टेट वालों को जरूरत होगा तो जो सेंटर वाले ऑफिसर है हमको उसको ये माना जाएगा कि स्टेट के लिए भी यही ऑफिसर। तो ये सेक्शन 4 कहता है आपका। ठीक है, सेक्शन 5 पे आ जाओ। सेक्शन 5 रीड कर सकते हैं। सेक्शन 9 आपको पढ़ाया था मैंने, आरसीएम के टाइम पे आए थे, आप आ गए थे, आप पढ़ाया था ना। सेक्शन 5 रीड करो, ये सेक्शन हमारे 9 का कॉपी है। सेक्शन 9 का फोटो कॉपी है, ये सिंपल। आपका वो रहा कंपोजिशन स्कीम से आए होंगे आप। ठीक है, आप पहले एक बार ये सेक्शन 5 को पूरा पूरा रीड कीजिए, फटाफट जितनी जल्दी से रीड कर सकते हैं और तेज से रीड कीजिएगा।